रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन जो होती है हमारी बॉडी में कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं चलती हैं जो कि दो भागों में बांटी जाती हैं। एक होती है एनाबॉलिक, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, एसिमिलेशन होता है, सृजनात्मक कार्य होते हैं जैसे ग्रोथ, रिपेयर, ये सब। और वहीं पर कैटाबॉलिक की प्रोसेस होती है जिसमें जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन भी इसी प्रकार की एक प्रक्रिया है जिसमें सेलुलर फ्यूल का ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है। इसे यहाँ पर सेलुलर फ्यूल ग्लूकोज या इसी तरह से सिंपल शुगर्स हो सकती हैं। रेस्पिरेशन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें हम लोग एयर को इनहेल करते हैं ऑक्सीजनेटेड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिच जो है जो एयर है उसको हम लोग एक्सहेल कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेल करते हैं तो सबसे पहले ये एयर जाती है हमारी नेजल पैसेज में, जहां पर बहुत सारे जो है हेयर्स लगे हुए हैं जो कि डस्ट वगैरह को फिल्टर कर देते हैं। और इसके बाद नॉस्ट्रिल से होती हुई ये जो एयर है वो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, इन सब में आती है। ट्रैकिया फिर जो है फर्दर ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई के ब्रांचेस के रूप में टूटते चले जाते हैं। और इसके बाद बन जाती हैं ढेर सारी ब्रोंकियोल्स। ये दो भाग में है। लंग्स जो है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दबा हुआ सा दिख रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में हमारा हार्ट जो है होता है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा दबा हुआ हिस्सा है। राइट साइड में लंग थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर भी इसी प्रकार से ब्रोंकियोल्स बटे हुए हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद जो एयर होती है वो जाती है एल्वोलाई में, जो कि 30 करोड़ होती है लगभग हमारे लंग्स में। और इनमें जो ब्लड है वो ब्लड जो है फिल्टर होने का काम करता है और फिर जाता है सेल्स में। तो जो एल्वोलाई है एक्चुअल में वहां पर पाई जाती हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए ये परमिएबल है। और बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा जो हार्ट वो लंग है एक बार में अगर हम लोग नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो लगभग 500 ml ऑफ एयर को लेता है और 500 ml ही बाहर भी निकालता है, इंस्पायर करता है, एक्सपायर करता है। अगर हम लोग बात करें टोटल लंग कैपेसिटी की तो हमारे लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है वो 5800 मिलीलीटर होती है। अगर हम लोग पूरी एयर को बाहर निकालते हैं इसके बावजूद भी हमारे लंग्स में लगभग 2300 ml जो एयर है वो बच जाती है। ब्रीथिंग रेट की अगर हम लोग बात करें तो 1 मिनट में जो ह्यूमन है वो 12 से 15 बार जो है रेस्पायर करता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसको नापने के लिए स्पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेशन दर को नापने के लिए स्पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बॉडी में ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट होता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। हमारा ब्रीदिंग रेट समय समय पर बदल भी सकता है। नॉर्मल टाइम पे जैसा कि हमने बताया कि 500 ml इंस्पायर और एक्सपायर करता है, तो वो कभी भी ज्यादा और कम भी हो सकता है। अगर हम किसी टेंस कंडीशन में हैं तो ब्रीदिंग रेट हाई हो सकता है, फीवर की कंडीशन में भी ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है। देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स में किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सबसे जो प्लाज्मा है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी कैपेबल नहीं है। तो ब्लड आरबीसी के अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन के अंदर क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है। हीमोग्लोबिन इस प्रकार से एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन इनवर्टिब्रेट्स में, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स में ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है, तो इसका जो ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है। वैसे तो हीमोग्लोबिन बैंगनी कलर का होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है तो ये रेड कलर का बन जाता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है
1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है। इस प्रकार से 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है। ये 20 ml ऑक्सीजन 5 ml जो चली जाती है वो टिश्यूज में और 15 ml चली जाती है ब्लड में। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 3 पार्ट्स में होता है। प्लाज्मा जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व होती है। वहीं पर जो कार्बोनेट्स हैं, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट हैं, वो मैक्सिमम जो है कार्बन को लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं, वो होता है लगभग 70%। और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन जो होती है वो 23% कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम करती है। इसके बाद हमारा जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें हमारी जो एयर होती है वो डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन लेडेन है, वो हमारे नाक से बाहर निकल जाती है, जो कि थोड़ा गर्म होती है। इसके बाद शुरू होता है इंटरनल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ये जैसा कि बताया कि सेलुलर फ्यूल का डिग्रेडेशन होता है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के ऊपर। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनाएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एनाएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, एनिमल टिश्यूज में, डॉर्मेंट सीड में, इन सब में या फर्मेंटेशन वगैरह में पाया जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो कम मात्रा में लिबरेट होती है और यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अल्कोहल में, और साथ ही अल्कोहल में इसका जो है ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर ऑक्सीजन है मगर कम मात्रा में है तो लैक्टिक जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बना लेगी। जब हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं, थक जाते हैं, तो क्योंकि वहां पर हमें ऑक्सीजन उस मात्रा में नहीं मिलती, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में दर्द होने लगता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जब ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में है तो ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, साथ ही साथ जो है हमें 36 एटीपी का गेन होगा। अब एक इसमें प्रोसेस है इंटरनल रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों में कॉमन है, मगर जब हम लोग आते हैं क्रेब्स साइकिल में तो यहाँ पर दोनों फर्क हो जाएंगे। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन का होता है, जबकि पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है। इस प्रकार से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में टूट जाता है। इस पूरी प्रोसेस में 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 एटीपी का यूज हो जाता है। तो टोटल गेन ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का होता है। इसको जो है एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्सन ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। अब ये जो सारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से अब जो प्रोसेस होगी वो होगी, जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होगी वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और इसको रिलीज करने में जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये जीटीपी के फॉर्म में, एफएडीएच के फॉर्म में, एनएडीएच के फॉर्म में, और ये सभी जो है हम लोग को अल्टीमेटली एटीपी के रूप में एनर्जी देते हैं, और इसी एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेशन क्वोशिएंट क्या चीज होती है। रेस्पिरेशन क्वोशिएंट है कि कौन सा फ्यूल कितनी एनर्जी देगा। तो ये इसको कैलकुलेट किया जाता है टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 CO2 प्रोड्यूस्ड होती है और 6 CO2 जो है कंज्यूम्ड होती है, तो ये जो है बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है वो आता है 1। वहीं पर अगर हम लोग प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन में जो है रेस्पिरेशन, प्रोटीन और फैट में, इन दोनों में जो रेस्पिरेशन क्वोशिएंट होता है उसकी जो मात्रा होती है वो 1 से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो कंज्यूम्ड होती है वो ज्यादा होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है वो कम होती है।